Assalamu alaikum class, here Samreen and welcome to the new class. We are starting the new lecture about endoplasmic reticulum और ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो आपके पास सेल के अंदर नेटवर्क के फॉर्म में होता है। क्लास आइए देखते हैं इसको ये नाम क्यों दिया गया। क्लास जैसा कि ये टर्मिनोलॉजी है एंडो इनसाइड के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा लिक्विड मटेरियल, प्लाज्मा क्या होगा? लिक्विड सेल या लिक्विड मटेरियल ऑफ सेल, और रेटिकुलम दैट फॉर नेटवर्क, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, दिस इज अ नेटवर्क दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस स्ट्रक्चर की वजह से वो नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर दे रहा है, इनसाइड द सेल है, लिक्विड के अंदर होता है, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया हुआ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लास इसको अगर आप डिटेल डिफाइन करते हैं, जैसे आपको फिगर में भी यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये जो जितने ब्लू लाइंस हैं, नेटवर्क है, ये सारा का सारा क्या आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक्सटेंड कैसे होता है, बनता कैसे है? ये आपके पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन ब्लैक लाइन के साथ रिप्रेजेंट किए यहाँ पे, और उसके बाद ये जो आपको ये वाली एक्सटेंडेड लाइन नजर आ रही है, ये सारी की सारी क्या है? उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, किसकी? न्यूक्लियस की। क्लास अब आउटर मेम्ब्रेन ही एक्सटेंड होती है और नेटवर्क बनाती है ट्यूब्यूल्स का, जिसको आप नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यू कैन डिफाइन एज ट्यूब्यूलर नेटवर्क एक्सटेंड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा रहा है, जो ब्लैक आउटर बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, और यहाँ स्टार्ट कहां से हो रहा है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। It is a tubular structure that run from the outer membrane of nucleus and extend toward the outer boundary of the cell, that is cytoplasm। ठीक हो गया? That is cell membrane। क्लास इसके साथ ही यहाँ पे एक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ रहे हैं तो उसको डिटेल से देखते हैं। ये देखें आपके पास जो इनर मेम्ब्रेन है, ये आपके पास न्यूक्लियस की ब्लैक है, और आउटर के साथ ही ये सारे का सारा नेटवर्क जो है वो आपको एक्सटेंड करके दिखाया है। ये सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंक्लूडिंग द ब्लैक ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अगर हम इसमें से एक स्टैक को निकाल के देखते हैं, सेपरेट हम इसको स्टडी करें, तो ये सैक सी बन रही है, इसको आप बोलते हैं सिस्टर्ना, ठीक है जी। और प्लूरल हम इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। ये सारे के सारे जो स्टैक्स बन रहे हैं, ऐसे करके पूरी ट्यूब्यूल एक बल्क आ रही है, इसको आप बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक हो गया? अब इसकी कंपोजिशन और जो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है वो सेम होती है। इसमें भी आपके पास लिपिड्स और प्रोटीन है, और जो आपके पास इनर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चाहे वो गोल्जी है, चाहे वो कोई आपके पास कोई वैक्यूल है, कोई भी ऑर्गेनेल जो उसके अंदर प्रेजेंट है सेल के अंदर, उनकी कंपोजिशन क्या होती है? वो सेम होगी जैसे आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है। तो जो एक आपके पास सैक है, फ्लैटेंड सैक, एक ट्यूब्यूल जो बन रहा है, उसको आप बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। अब आप सिस्टर्ना किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है तो सिस्टर्ना है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगी तो उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। क्लास दो हिस्सों में कैसे डिवाइड किया है कि एक हिस्सा वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स, ठीक है। ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दानेदार है, रफ सा आपको नजर आएगा जब आप उसको जो है वो देखेंगे। ये जो ब्लैक डॉट्स में लगा रही हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग द राइबोसोम्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से हमने इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हिस्से को हमने अलग किया, और उसको हमने नाम क्या दिया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज RER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड R फॉर रफ, यानी उसकी जो सरफेस है आपको ग्रेन्युलर सरफेस नजर आएगी, इसकी वजह से हमने उसको अलग नाम दे दिया है। उसके बाद कुछ हिस्सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऐसा होगा जिसके ऊपर कोई ग्रेन्यूल नहीं होगा, कोई आपको रफ सरफेस नजर नहीं आती, उस हिस्से को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम बोलते हैं दिस इज SER, दैट इज स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दोनों जो हिस्से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने हैं, इनका हर एक का फंक्शन भी अलग अलग है, वो हम देखेंगे डिटेल से। अब ये देखें कि ये जो आपको एक सरफेस नजर आ रही है, एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, एक ट्यूब्यूल बनेगा और यहीं से आपके पास क्या होता है कि कोई भी जो वैक्यूल है उसको निकाला जाता है, एक्सटेंड किया जाता है। इसके अंदर जो आपके पास जितना मटेरियल है वो सारे का सारा जो न्यूक्लियस के अंदर होगा, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं छोटे छोटे, इन पोर्स के जरिए वो बाहर आती है। जो चीज भी बनानी है सबसे पहले वो किसको फेस करेगी, कौन से ऑर्गेनेल को के साथ उसका सामना होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो है वो वहां से निकलती है और यहाँ से सबसे पहले ये वैक्यूल बना के एक ऐसी सैक होगी, खाली जो है वो जगह होगी जिसको मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होगा, और उसके अंदर वो मटेरियल होगा जो इसने जो है वो बना के दिया है। फॉर एग्जांपल इस वैक्यूल के अंदर हम देखते हैं कि कोई प्रोटीन है, ठीक है। इस प्रोटीन ने इसके साथ फ्यूज होना है। क्यों होना है? क्योंकि ये प्रोटीन अभी रॉ है, अभी ये कंप्लीट डेवलप नहीं हुई, अभी ये खाम माल है। तो इसके साथ क्या होता है कि हमने इसको क्या करना है, प्रोसेस करना है ताकि इसको हम रिफाइन कर सकें, प्योरीफाई कर सकें, मजीद उसका फंक्शन इनहांस कर सकें। तो उसको हम एक और स्ट्रक्चर के साथ फ्यूज करवाते हैं जो कि आपके पास क्या है, गोल्जी बॉडी है। गोल्जी ने इसको अपने साथ फ्यूज कर लेना है और फिर फर्दर इसकी प्रोसेसिंग करनी है। क्लास इसके इंट्रोडक्शन के साथ ही इसके फंक्शन की तरफ जाते हैं ताकि आपको मजीद भी इसकी जो है वो समझ आ सके। सबसे पहले आपका जो फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। जो लिपिड्स आपके पास बनाए जाते हैं, कौन से वाले लिपिड्स, जो मेम्ब्रेन बनाने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मेम्ब्रेन बनाने में कौन से लिपिड्स आते हैं, फास्फोलिपिड्स, ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर भी आपको पता होगा। हमने एक हेड बनाते हैं और उसके साथ उसकी टेल्स ऐसे करके जो है वो बनाते हैं। ये एक फास्फोलिपिड है जिसका एक एंड हाइड्रोफोबिक होता है, दूसरा हाइड्रोफिलिक होता है। जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो ये वाले जितने लिपिड्स हैं उसके साथ साथ आपके पास कुछ फैट्स हैं और स्टीरॉइड्स, ठीक है, स्टीरॉइड्स भी लिपिड्स होते हैं। वो सारे कहाँ बनते हैं आपके पास, इस हिस्से के अंदर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। सबसे पहले काम क्या करता है, सबसे पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, हर एक के अपने अपने फंक्शन है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला फंक्शन क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। कौन से वाले लिपिड्स, आपको भी बताया, फास्फोलिपिड, जो किसी भी मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। दूसरा, इसके अंदर वो केमिकल्स, लिपिड केमिकल्स बनते हैं, जैसे आपके पास स्टीरॉइड्स है, स्टीरॉइड हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है। तो स्टीरॉइड्स की फॉर्मेशन भी क्या होगी, किसके अंदर, कौन से हिस्से में होगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। कुछ फैट ग्लोब्यूल भी बनते हैं, यानी फैट को छोटे छोटे हम टुकड़ों में भी काटते हैं, बनाते हैं, उसको ग्लोब्यूल बोलते हैं। तो उसकी फॉर्मेशन भी कहाँ होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है क्लास, दो फंक्शन, या तो वो टूट रहा होगा या जुड़ रहा होगा, यानी किसी चीज की फॉर्मेशन भी और किसी चीज का दोबारा से जो ना ब्रेकेज, वो क्या है, वो हम मेटाबॉलिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम एग्जांपल लेते हैं लिवर सेल की। तो लेट्स सपोज दिस इज लिवर सेल। लिवर के अंदर जो एक सेल है, हेपेटिक सेल है, उसकी हम एग्जांपल लेते हैं। तो उसमें ये है कि आपके पास जो जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज का मतलब ये है कि हमारा जो ब्लड फ्लूइड है, हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है, उसके अंदर जो परसेंटेज है शुगर की क्लास, वो 0.08% है। ये एक नॉर्मल वैल्यू है, जितना आपकी बॉडी के अंदर, आपके फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज होना चाहिए, ये उसकी वैल्यू है। अब क्या होता है कि जब 0.06 होगा तो वैल्यू आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की इंक्रीज हो जाती है। जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल 0.010 हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, एक्सपोज्ड वैल्यू है, यानी इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है। तो क्या होगा कि आपके सेल्स के अंदर जो लिवर के अंदर स्टोर हुआ हुआ ग्लूकोज, उसको हम मेटाबोलाइज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड, ठीक है। कैसी नीड है, एक्स्ट्रा है तो स्टोर करवा दो, अगर कम हो रहा है तो फिर उसमें ब्रेकेज करवा लो। कैसे होगा, आपके पास एक सेल है, लिवर का सेल है, इसमें क्या करना है, जब ग्लूकोज इंक्रीज होने लगता है तो ये अपने अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन उसको स्टोर करना शुरू हो जाएगा, ग्लूकोज को जोड़ना शुरू हो जाता है
ग्लूकोज को इकट्ठा करना शुरू हो जाएगा और जो एक ढेर बनेगा ना एक लिवर के अंदर, उसको आप बोलते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है जी क्लास। अब ये जो ग्लाइकोजन बनी है, ये तो तब बना, लिवर ने तब बनाया, ये भी एक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। ये कौन से वाला होगा आपके पास, जब चीजें बन रही होती, एनाबॉलिज्म हो रहा है, यानी ग्लूकोज से जोड़ के आपने क्या बनवा दिया, ग्लाइकोजन। ये तब हुआ जब आपके पास ग्लूकोज की अमाउंट फ्लूइड के अंदर ज्यादा थी। अब हुआ क्या कि जैसे ही आपके पास ग्लूकोज की अमाउंट फ्लूइड के अंदर कम होगी तो इस ढेर को तोड़ना है। जब ये ढेर टूटेगा तो किन यूनिट्स में चेंज होगा, डेफिनेटली जिनसे मिलके बना है, दैट वाज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को ब्लड के अंदर रिलीज करवा दिया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ही इन्वॉल्व होता है। और कौन से वाला हिस्सा होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा फंक्शन देखते हैं जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन, पहले तो इस टर्मिनोलॉजी को आप क्लियर करें क्लास। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होती है, फिजियोलॉजिकल और केमिकल रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। अब बॉडी के अंदर सेल भी आ जाता है, बॉडी के अंदर होल इंडिविजुअल भी आ जाता है, ठीक है। तो जब आप फिजियोलॉजिकली केमिकली अपनी बॉडी से कोई टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकालेंगे, उसको आप बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन करते हो। डिटॉक्सिफिकेशन अगेन आपके पास कौन से सेल करते हैं, लिवर के सेल्स का, या लिवर करवा रहा होता है। तो लिवर के हेपेटिक सेल्स के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। असल में क्या चीज है कि आपकी बॉडी, आपका हर सेल हर रोज कोई ना कोई टॉक्सिक मटेरियल को फेस कर रहा है। आपको नहीं लगा, आपके माइंड में होगा टॉक्सिक मटेरियल का मतलब पॉइजन है, नॉट पॉइजन, जस्ट ड्रग, एनी ड्रग। ड्रग हम कैसे डिफाइन करते हैं, एनी सब्सटेंस दैट चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ योर बॉडी। जो भी चीज आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज कर देगी, आपके सेल्स के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगी, वो आपके पास ड्रग्स होती हैं। हमारे अंदर हम डेली बेसिस पे खाते हैं, ये जो मायो हो गया, केचप है, कुछ भी है, इवन आप ड्रिंक्स भी लेते हैं ना, नॉर्मल ड्रिंक्स आप लेते हैं, वो भी आपकी बॉडी को अगर उसकी फिजियोलॉजी को चेंज कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए ड्रग्स हैं। नॉट ओनली निकोटीन, टी आप पी रहे हैं, उसने आपकी फिजियोलॉजी को बूस्टअप कर दिया या हो सकता है डिस्टर्ब कर दिया, तो वो भी फिजियोलॉजी को चेंज कर रहा है, दैट इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, ठीक है। अब आते हैं कि ये जो आप डेली बेसिस पे हम खाना खा रहे हैं, उसके अंदर जो है वो एरोमा है, उसके अंदर टेस्ट है, ठीक है, और उसके अंदर और भी आपके पास जो है वो फूड स्टफ, हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके अंदर और भी केमिकल्स हैं, वो सारे के सारे आपके सेल के लिए टॉक्सिक है, आपके सेल की फिजियोलॉजी के लिए टॉक्सिफाइड है। वो उसको क्या करना है, आपकी बॉडी के अंदर से वो रिमूव करना है। तो क्या होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पास एक ऐसी फैमिली है एंजाइम्स की जिसको आप बोलते हैं साइटोक्रोम P450। पूरा एक ग्रुप है एंजाइम्स का क्लास, ठीक है, फैमिली है, ढेर सारे एंजाइम्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होते हैं, उसके अंदर होते हैं। अब इन एंजाइम्स का काम क्या होता है, टू डिटॉक्सिफाई द मटेरियल, यानी आपके पास जो भी मटेरियल आ रहा है, तो कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आ रहे हैं, उसको क्या करना है, उसकी फिजियोलॉजी और केमिकली उसको बॉडी से रिमूव करवाना है, उसको निकालना है। जब वो निकालने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो एक पूरा ग्रुप प्रेजेंट है एंजाइम्स का, जिसको हमने नाम दिया है साइटोक्रोम P450, ठीक है। ये उस जो डेली बेसिस पे आपकी बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिक मटेरियल जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ फूड स्टफ, उसको निकाल के आपकी बॉडी को क्लैरिफाई करता है, आपकी बॉडी के अंदर होमियोस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है। एक और चीज आप लोगों के लिए कि जो हम मीठा खाते हैं ना, अगर हम ज्यादा नमकीन खाना शुरू हो जाए तो भी हमारी बॉडी के लिए वो ड्रग्स में आ जाता है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब कर देता है। हम ज्यादा शुगर मटेरियल खाना शुरू हो जाते हैं तो भी हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लूइड के अंदर है वो रिलीज किस चीज का होने लग जाएगा, ग्लूकोज का, वो भी हमारी फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करेगा। तो हर चीज जो भी आपके पास टॉक्सिसिटी काज करेगी सेल के अंदर, वो टॉक्सिक है, और उस टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालना है तो वो क्या होगा, डिटॉक्सिफिकेशन। उसके बाद आ जाता है स्टिमुलेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या चीज है क्लास,
मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आपके पास आर्म है, इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये जो आपने अपलिफ्ट किया है एल्बो को, ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये वाले जो मसल्स हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये लिफ्ट होगी, ठीक है। तो ये जो हम चलते हैं, हम बैठते हैं, हमारी सारे जो मूवमेंट्स हैं ये किसकी वजह से हो रही है? हमारे मसल्स जो आपके स्केलेटन के साथ टच हैं, फिट हैं, उनकी मूवमेंट क्या आ रही है? उनकी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो जो भी पार्ट है उसकी बॉडी का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके अंदर मूवमेंट शो होती है। तो जो आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इन्वॉल्व होता है स्टिमुलेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। कैसे? आपने एक जो है वो टॉपिक डिस्कस किया होगा क्लास लाइफ में कि हमारे पास नर्व इम्पल्स आती है, ठीक है। मसल सेल है ना, तो मसल सेल का एक पूरा फाइबर होता है, ठीक है। उसके ऊपर यानी अगर ये मसल बंडल है, इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको हम सार्कोलीमा बोलते हैं, इसके अंदर जब आप जाते हैं तो जो है वो आपको ढेर सारे फाइबर्स नजर आते हैं जिनको मसल फाइबर बोलते हैं। इन मसल फाइबर के पास यहाँ पे एक नेटवर्क होता है, ठीक है। और इस नेटवर्क को आप क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको आप बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक हो गया। अब इसका काम क्या होता है? इसके अंदर राइबोसोम्स नहीं होते, लेकिन इंस्टेड ऑफ राइबोसोम इट स्टोर्स कैल्शियम, ठीक है। क्या स्टोर करेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कैल्शियम। और जब भी आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होनी है, आपकी बॉडी ने मूव करना है या कोई पार्ट लिफ्ट करना है, तो ये वाले जो सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो अपने अंदर से रिलीज करता है कैल्शियम। कैल्शियम आयन रिलीज करेगा और फिर आपके पास एक चीज होती है जिसको आप बोलते हैं एक मेम्ब्रेन, एक जो है वो प्रोटीन होगी मायोसिन, और दूसरी उसके ऊपर एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है एक्टिन का क्लास। इस फिलामेंट के साथ इस एक्टिन को बाइंड करवाना है, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक कैल्शियम रिलीज नहीं किया जाता। होगा क्या कि जब कैल्शियम रिलीज होगा तो इसकी जो साइट होती है वो ओपन हो जाएगी, और जब वो साइट ओपन होगी तो जो मायोसिन था उसने ब्रिज बनाना है, उसने उसके साथ ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। जब ये ज्वाइन होगा तो आपके पास जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आपकी बॉडी लिफ्ट करेगी, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये वाला जो पॉइंट है? स्टिमुलेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी कौन इन्वॉल्व हो रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से वाला? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आ जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस क्लास, जो कि आप कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कंसिडर किया जाता है। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोटीन के सिंथेसिस की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने पहले बात की कि हमने इसको अलग किया हुआ है, दो हिस्सों में इसलिए बांटा है क्योंकि यहाँ पे ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है। वो ग्रेन्यूल कौन से हैं आपके पास? इनको हमने नाम दिया हुआ है राइबोसोम्स का, ठीक है। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं क्लास? राइबोसोम ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम दो सब यूनिट पे बेस कर रहा होता है, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं प्रोटीन फैक्ट्री का, ठीक है। और प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने वाला एक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अब आते हैं जो आपके पास डीएनए आरएनए, इधर डीएनए प्रेजेंट है, इस डीएनए ने आपके पास क्या करना है? एक बनाना है आरएनए, अपने आप को ट्रांसक्राइब करना है, जीन को कॉपी करवा देना है। और ये जब आरएनए बनता है, इस आरएनए ने यहां से निकल के इस राइबोसोम के पास आना है। अब आरएनए के पास क्या होता है? मैसेज होता है जिससे प्रोटीन बनेगी। इसने जाके इसके साथ जब आना है तो इसकी जगह पे, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये आरएनए इसके अंदर आ गया, फिट हो गया, इसने प्रोटीन बनानी शुरू कर दी। प्रोटीन बनेगी तो पॉलीपेप्टाइड एक बनना शुरू हो जाएगा, और वो पॉलीपेप्टाइड कहाँ जाएगा? फौरन ही ये जो आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक मेम्ब्रेन है, ये जैसे आपको सेक बताई है, सबसे पहले क्या होगा? इसके अंदर भी छोटे छोटे पोर होते हैं। जैसे जैसे प्रोटीन बनती जाएगी इसके अंदर आती जाएगी। ये खाली जगह है, प्रोटीन बनी, प्रोटीन बन के किस जगह पे आएगी? इस ल्यूमन के अंदर, इस खाली स्पेस के अंदर, जो किसके अंदर है? जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्पेस है। जैसे ही प्रोटीन इसके अंदर आएगी क्लास, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि ये बनी और बनने के बाद इसके अंदर शामिल होगी।
दिस इज स्ट्रेट चेन, सिंपल पॉलीपेप्टाइड, अमीनो एसिड का यूनियन है, सिर्फ स्ट्रेट चेन है। ये जैसे ही बाइंड होगी उसके बाद यहां से गुजरती हुई ये इस के अंदर जो है वो हमने निकाल दी। अब ये प्रोटीन फर्दर प्रोसेस होने के लिए गोल्जी के पास जाएगी, जो हम एक अलग लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है, कौन सा वाला पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है आपके पास? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद मेम्ब्रेन प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लास ये वाली जो निकला है ना, ये इसका हिस्सा है, मैंने इसलिए आपको ब्लैक कलर में दिखाया है, ठीक है। ये जो वैक्यूल इस प्रोटीन को लेके निकला, इसके अंदर से ये जो वैक्यूल है, इसके अंदर जो कंपोजिशन है मेम्ब्रेन की, वो कौन सी वाली होगी? लिपिड्स प्लस प्रोटीन। जैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन, वैसी इसके अंदर जितने ऑर्गेनेल्स हैं उन सब की कंपोजिशन। इस वैक्यूल ने किसके साथ फ्यूज करना है? इस गोल्जी का हिस्सा बनना है। जैसे ही वैक्यूल इसके साथ फ्यूज होगा तो ये मेम्ब्रेन इसका हिस्सा बन जाएगी। समझ आ रही बात की? जब अब इसको बनाने के लिए जो स्टेप्स आगे, गोल्जी के लिए भी आगे स्टेप्स बनाने के लिए कौन इन्वॉल्व हो रहा है? असल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जा रहा है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका मेंबर बनता जाता है। अब यहां से जितने वेजिकल निकलेंगे वो जिसके साथ भी फ्यूज करेंगे उसकी मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स that are present inside the cell although as well as outside the। आप जितने बाहर जिसके पास भी भेजेगा उस मेम्ब्रेन का हिस्सा बनाना है, तो यही वाले वैक्यूल मूव करते हैं। आज का लेक्चर क्लास होप सो समझ आया होगा आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेस किया है इसे, और आगे जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनेल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए